हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज इस क्लास में बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को डायग्राम के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ सकें। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम लोग जान लेंगे पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या कहलाता है। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। यानी जो भोजन को पचाने में जो जो अंग कार्य करते हैं उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी जो भोजन होता है उसको जटिल से सरल में बदल देना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र यानी पाचन कहलाता है। और पाचन तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला है आहार नल यानी एलिमेंट्री कैनल, दूसरा है पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नल में कौन कौन से आएंगे? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। और पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, जठर ग्रंथि, ये पाचन ग्रंथि हो जाएंगे यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाएंगे। तो पाचन का मुख्य कार्य क्या क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना ही पाचन का मुख्य कार्य होता है। यह एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। यानी जो पाचन होता है फिजियो यानी भौतिक रूप से कैसे हम लोग उसको छोटा करते हैं। पहले हाथ से तोड़ते हैं, किसी भोजन के टुकड़े को हाथ से तोड़ के छोटा करेंगे, फिर उसको मुंह में रख के दांत से उसको चबा के छोटा करेंगे। तो ये जो फिजिकल रूप से जो ये तोड़ना हुआ इसे हम लोग फिजियो प्रक्रिया कहते हैं। और केमिकल यानी जब ये दांत से चिबाकर उसे आहार नाल के द्वारा स्टोमक में पहुंचाने की क्रिया को हम लोग केमिकल प्रक्रिया कहते हैं। तो यह कैसी प्रक्रिया है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आहार नल है मुख से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। तो यहाँ से मुख गुहा से लेकर एनस तक को हम लोग आहार नल कहते हैं। और इसके साइड साइड से जो ग्रंथियां पाई जाती है जैसे पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है? ग्रंथियां हैं। ये साइड साइड से इसमें एंजाइम छोड़ती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो आहार नल है इसकी लंबाई 32 फीट होती है। नेक्स्ट है मुख गुहा, जो हम लोग पढ़े अभी पाचन तंत्र में कौन कौन से हम लोग सहायता करती है। आहार नल, आहार नल में क्या क्या आएंगे? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहा यानी बकल कैविटी को पढ़ेंगे। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है और मुख गुहा एक खाली जगह होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मुख गुहा ये खाली जगह होता है, इसी में हम लोग भोजन रखते हैं, जिसमें एक जीव, 3 जोड़े लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। इसी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो हम लोग लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव यानी निर्माण होता है। पर डे 1 से 1.5 लीटर लार हम लोग का निर्माण होता है। लार का जो पीएच मान 6.6 होता है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 होता है। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो कीटाणु को मार देता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो जब मुख में भोजन रखते हैं उस समय लाइसोजाइम क्या करता है, उसमें कीटाणु अगर जो रहते हैं उसको मार डालता है। टाइलिन जो है और तथा डाइस्टेज यह एंजाइम को क्या करता है, स्टार्च जो होता है उसमें भोजन में उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और जो म्यूलिन होता है यह एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे उसे निगलने में उस भोजन को आसानी से हम लोग निगल सकते हैं। तो म्यूलिन का कार्य समझ गए, डाइस्टेज का कार्य समझ गए, लाइसोजाइम का कार्य समझ गए। आई होप आप लोग जो ये लार ग्रंथि है ये समझ गए हैं। अब लार ग्रंथि जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? पैरोटिड। पैरोटिड जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद जो छोटी है सबमेंडिबुलर और उससे भी छोटी है सबलिंगुअल। तो लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि। उसके बाद
सबमेंडिबुलर, उसके बाद सबलिंगुअल। जो सांप होता है, सांप में पैरोटिड जो ग्रंथि है, ये पैरोटिड ग्रंथि यह जहर का कार्य करती है, इसमें जहर की थैली होती है। इस भांति यह सांप में पैरोटिड ग्रंथि कार्य करती है। आई होप आप लोग ग्रंथि के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दांत यानी तीत। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डोंटोलॉजी। दांतों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। मानव दांत को दो परतों में बांटा गया है। बाहरी परत को एनामेल कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामेल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों की बनावट के आधार पर दांत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है डाइफोडोंट और एक है मोनफोडोंट। डाइफोडोंट वैसे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, उन्हें डाइफोडोंट कहते हैं। जैसे दूध का दांत जो 2 बार निकलती है, ये डाइफोडेंट कहलाती है। और मोनफोडेंट जो है, यह जो जीवन में केवल 1 बार ही निकलता है, उसे मोनफोडेंट कहलाते हैं, जैसे अकल का दांत। और डोइफोडेंट जो है, यह 2 बार निकलती है और इसकी संख्या 20 होती है। और मानव के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंसीजर, और दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। तो जो इंसीजर है, इसे हम लोग नोज टीथ कहते हैं, क्योंकि ये नाक के सीध में पाया जाता है और यह भोजन को काटने में काम आता है। मानव में इसकी संख्या 4 + 4 यानी 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर क्या होता है? चौड़ा होता है। उसके बाद है केनाइन। केनाइन जो है, इसे हम लोग आई टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये आंख के सीध में एकदम पाया जाता है, इसे इसलिए हम लोग आई टीथ कहते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 यानी ऊपर 2 नीचे 2 4 होती है। जानवरों में केनाइन अधिक नुकीला होता है, जिससे वो अपना शिकार को चीर फाड़ कर खा सकते हैं। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है, इसे हम लोग चीक टीथ कहते हैं, यानी गाल के सामने सीध में यह पाया जाता है, गाल के पास यह टीथ पाया जाता है, इसलिए इसे चीक टीथ कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और इसकी संख्या 4 + 4 यानी ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल 8 होती है। नेक्स्ट है मोलर। मोलर जो है, इसे हम लोग विजडम टीथ यानी अकल का दांत कहते हैं या चड़वक कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में यह अंतिम यानी जो थर्ड मोलर जो होता है, यह नहीं पाया जाता है। वयस्कों में इसकी संख्या 6 + 6 यानी 12 होती है, ऊपर 6 नीचे 6 12 होती है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर ही पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। 6 + 6 यानी 12। अभी मैंने बताया बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है और अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा दांत निकलते हैं और 20 दांत को हम लोग क्या कहते हैं? दूध का दांत कहते हैं, जो दोबारा निकलता है। 12 वर्ष की अवस्था में यह टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20 और 32 यानी टोटल 52 हो गई। यानी पूरे जीवन काल में मनुष्य के 52 दांत होते हैं। पहले जो 20 जो दूध के दांत ये निकल के टूट जाते हैं, दूसरे उसके बाद फिर 32 टोटल बनते हैं। तो 20 और 32 मिलाकर हो गए टोटल 52 दांत। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है ग्रास नली यानी ओस्फोगस। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह नली के समान होता है, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। जो आप लोग देखें, ये जो यही है ग्रास नली, इसका कुछ कार्य नहीं होता, ये सिर्फ भोजन को आमाशय तक यानी पेट तक, स्टोमक तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद है आमाशय यानी स्टोमक। यह थैलीनुमा आकृति होती है। देख लीजिए, यह थैलीनुमा, ये स्टोमक जो है, इसकी आकृति कैसी होती है? थैलीनुमा आकृति होती है। यह क्या करता है? भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटा रोक कर रखती है। आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। आप लोग देख सकते हैं, यह है कार्डिक, ऊपर का ये जो पोर्शन है, ये कार्डिक। उसके बाद ये हो गया फंडिक और ये हो गया फाइलोरिक। जो ये भाग है, ये फाइलोरिक भाग है। तो आमाशय के बारे में जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डिक का क्या कार्य होता है। कार्डिक में जो ये ऊपर जो ये कार्डिक देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये कार्डिक क्या करता है? एचसीएल निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो टाइलिन के प्रभाव से को समाप्त कर देता है और कीटाणु को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रियाशील को और बढ़ा देता है। तो आप लोग जान गए कार्डिक यानी जो ये कार्डिक है, इसका क्या कार्य है? यह एचसीएल निकालता है। उसके बाद है फंडिक। ये जो फंडिक है, इसके बीच का भाग होता है, जो यह आमाशय है, इसके बीच का भाग ये क्या होता है? फंडिक होता है।
जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है। इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है। आप लोग यहाँ वीडियो चल रहा है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रूजी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कांटा कांटा जैसे निकल रहा दिख रहा है, इसे हम लोग रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो यही रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है, जिससे हम लोग पेट में दर्द महसूस होता है भूख के कारण। नेक्स्ट है फाइलेरिक। फाइलेरिक का क्या कार्य होता है? ये जो फाइलेरिक है, ये जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को हम लोग गैस्ट्रिक कहते हैं, यानी गैस कहते हैं। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। ये जो जठर रस है, इसमें रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। और जठर कहाँ पाया जाता है? फाइलोरिक में। याद रखिएगा हम लोग अच्छे से, ये फाइलोरिक जो है, इस फाइलोरिक में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से जठर रस यानी गैस्ट्रिक रस निकलता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है, ये जो रेनिन है, यह दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकेसिटेनेट में बदल देता है। और जो ये पेप्सिन है, यह प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। और भोजन आमाशय के बाद कहाँ चली जाती है? यहाँ पर छोटी आंत में चली जाती है। भोजन अब कायम रूप ले चुका होता है। रेनिन जो है, ये जो दूध का पाचन करता है, यह बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है रेनिन, जिसे दूध को पचा सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए। आमाशय और इसके जो 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलेरिक, और इनके कार्य क्या क्या होते हैं ये भी समझ गए। और पाइलेरिक में जो जठर रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन, इसे भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यकृत यानी लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। यकृत में यह पित्त यानी बाइल का निर्माण होता है। तो जो ये यकृत आप लोग देख सकते हैं, ये यकृत है, यह इसका भार कितना होता है? 1.5 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनर्निर्माण कर लेती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और सेंट्रोसोम का कार्य है यह कोशिका का निर्माण करना। यह खुद को स्वयं निर्माण कर लेती है। अगर आपकी ये जो लीवर है, इसे आधा भी काट भी दिया जाए तो कुछ दिन बाद ये स्वयं को पुनर्निर्माण कर लेगी, यानी रीजनरेशन कर लेती है। तो यकृत में और क्या कार्य होता है? यह पित्त का निर्माण करता है, यानी यहाँ पर बाइल यानी रस जो पित्त होता है, इसके निर्माण में कार्य करता है। तो पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये जो पित्त है, बाइल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बाइल कहते हैं, यह कहाँ निर्माण होता है? तो यह यकृत में निर्माण होता है। अब पित्ताशय पढ़ सकते हैं हम लोग, गॉल ब्लैडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। जब यकृत जो होता है पित्त का निर्माण कर देता है, और वो पित्त को क्या करता है? पित्ताशय में भेज के देता है। और पित्ताशय क्या करता है? उसे अपने पास लेकर एकत्रित कर कर रखता है। और पित्त का यहाँ पर लेकिन पित्त का निर्माण नहीं होता है। गॉल ब्लैडर में पित्त का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ पित्त स्टोर रहता है, जो यकृत से आकर पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। और पित्त यकृत के ठीक नीचे होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बाइल दिखा गया है, यही है गॉल ब्लैडर। पित्त, इसमें क्या होता है? पित्त आकर स्टोर रहता है। यदि अगर पित्त में जब स्टोन हो जाता है, स्टोन का निर्माण हो जाता है, यानी जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, तो यह ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए पूरे पित्ताशय को ही काट कर निकाल दिया जाता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी यह पाचन में सहायक होता है। पित्त जो है भोजन में उपस्थित फैट को तोड़ देता है। जो पित्त का कार्य क्या होता है? यह भोजन में जो उपस्थित जो फैट होता है, वसा पाया जाता है, उसे वो क्या करता है? यह तोड़ देता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहली ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी यकृत। उसके बाद अग्नाशय जो है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एकमात्र शरीर में पाए जाने वाला मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां के भांति यह कार्य करती है। इसमें एक सहायक नली स्वतंत्र रूप से सीधा डेडुनम में जाकर खुलती है और अग्नाशय के बीटा सेल में द्वारा इंसुलिन तथा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण का कार्य करती है। जो अग्नाशय है पेनक्रियाज, यह क्या कार्य करती है? अग्नाशय के जो बीटा सेल द्वारा इंसुलिन और ग्लूकोज की मात्रा जो निकलता है, उसको यह नियंत्रित करती है। कभी कभी इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अस्थायी तौर पर बढ़ जाती है, यानी हाई ग्लूकोज हो जाता है।
तो क्या करता है तब ये, जिससे ये हम लोग मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। तो पेनक्रियाज के खराब होने से क्या होता है, डायबिटीज यानी मधुमेह जिसको कहते हैं यह हो जाता है। तो पेनक्रियाज समझ गए आप लोग। इसमें क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है किससे, अग्नाशय के जो है पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेटाइन। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाकर पूरा होता है और छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। आप लोग देख सकते हैं यह है छोटी आंत और ऊपर यह डेड्यूनम, उसके बाद है जेजुनम और यह है इलियम। डेड्यूनम को पहले पढ़ लेते हैं, इसका क्या कार्य होता है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, सबसे ऊपर यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है और जहां जिसमें पित्त मिलती है और वह क्षारीय बन जाता है। ग्रहणी में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलोसिस्टोकाइनिन और सिकेटिन। ये 2 प्रकार के इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। हम लोग डेड्यूनम के बारे में पढ़ लिए, यह छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है, पहला भाग। उसके बाद है जेजुनम। जेजुनम जो है, ये जेजुनम देख लीजिए चित्र में यहाँ पर, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये क्या करता है, जेजुनम इलियम में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। यह सिर्फ अपने पास जो डेड्यूनम से जो भोजन आया है जेजुनम में, ये जेजुनम क्या करता है, इलियम तक पहुंचा देता है भोजन को, और इसका कोई कार्य नहीं है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद है जो इलियम, यहाँ पे देख सकते हैं जो इलियम यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत का अंतिम हिस्सा में उंगली जैसी रचना पाई जाती है। देख लीजिए यहाँ पर एक उंगली जैसी रचना पाई जाती है। इसे हम लोग विलाई यानी विलाई कहते हैं। विलाई का क्या काम होता है, यह अवशोषण यानी चूसने का कार्य करता है। जो जितने भी हमारे जो न्यूट्रिशन है इसका अवशोषण करता है विलाई। इसके बाद यहाँ से भोजन जो निकलता है और वह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। सबसे पहले मुख गुहा से आया, मुख गुहा से आके स्टोमक में आया, स्टोमक से छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा। नेक्स्ट है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बड़ी आंत में विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। पहला है सेकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। आप लोग देख सकते हैं यह है बड़ी आंत का चित्र दिया गया है यहाँ पर। तो जो ये सबसे पहला है सीकम, देख लीजिए ये सीकम का चित्र यहाँ पर दिया गया है, यह है सीकम। उसके बाद कोलोन, ये जितने हैं ये बाहरी परत हैं, ये असेंडिंग कोलोन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन है। उसके बाद है रेक्टम, ये जो नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये नीचे वाला भाग यही है रेक्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे सीकम, कोलोन और रेक्टम के बारे में। इसके कार्य क्या, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सबसे पहले सीकम में ये क्या करता है, यहाँ पे जो आप लोग देखें यहाँ पर छोटी आंत पाई जाती है। इसके बाद पहले सीकम में भोजन प्रवेश करता है। जो अपेंडिक्स होता है हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। वैसे अंग को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता, जैसे अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्री मोलर, कान का जो पिन्ना है, ये जो कोई काम का नहीं है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है। ये जो आप लोग कोलोन देख सकते हैं, ये कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है और वह रेक्टम में प्रवेश कर जाता है और रेक्टम में जाकर अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है जो गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पे रेक्टम में जाकर प्रवेश करके गुदा में बाहर द्वारा निकल जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो ये 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, इन तीनों का कार्य भी समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।